हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ऑफ एडिग्रोन। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, बायोलॉजी क्लास 12। ओके, तो बायोलॉजी क्लास 12 का ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 13 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। बात करूँ उसके थ्योरी पार्ट से कि आपको बोर्ड में कितने क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं, तो इस चैप्टर से आपको बोर्ड्स में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं नीट की, नीट जो एग्जाम है उसमें इस चैप्टर से आपको 3 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो नीट में तो काफी अच्छा स्कोर करता है, 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन चैप्टर नंबर 13 नीट में 3 क्वेश्चन पक्के। और अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखो, चैप्टर को ध्यान से सुनना। इकोलॉजी पढ़ने वाले अपन, तो इकोलॉजी काफी फेवरेट है, नीट का टॉपिक है, कई बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी क्या होती है? एक ब्रांच है साइंस की जो कि डील करती है रिलेशनशिप से। मैं बात कर रहा हूँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप। हमारा ह्यूमन बीइंग का इन्वायरमेंट से रिलेशनशिप क्या है, वो हम पढ़ेंगे इकोलॉजी में। तो इकोलॉजी क्या है? साइंस की ब्रांच है जिसमें हम क्या डील करते हैं कि ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट से क्या रिलेशनशिप है। जैसे मान लो ये ऑर्गेनिज्म कोई खड़ा है यहाँ पे, तो इस ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट से, जो चारों तरफ एनवायरनमेंट है इसके, इससे इसका क्या रिलेशनशिप है, ये कौन बताएगा? हमें इकोलॉजी। तो the term ecology is the branch of science that deal with the relationship between the organism and the environment, and that there are different level of organization such as organism, population, community, biome। यहाँ पे एक एक वर्ड क्लियर कर रहा हूँ मैं, आपको ध्यान से सुनना। देखो, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उसका मतलब है इंडिविजुअल। जैसे एक सिंगल, जैसे यहाँ पे यहाँ खड़ा है, ठीक है, तो ये एक सिंगल की बात चल रही है, इस एक सिंगल इंडिविजुअल की बात चल रही है। तो वो क्या हो गया? ईच इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज। ठीक है, हर स्पीसीज का एक इंडिविजुअल। जैसे इसकी स्पीसीज का ये है, कोई बी नाम की स्पीसीज है तो उसका इंडिविजुअल एक ले लिया मैंने ये। ठीक है, तो हर स्पीसीज का इंडिविजुअल। नाउ सेकंड इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन नाम से पता लग रहा, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी इंटरब्रीड। जैसे अभी इंस्टाग्राम आप ओपन करते हो तो ये वेट्स, ये आजकल यही चल रहा है इंस्टाग्राम के स्टोरियों पे, मतलब हमें शादी देखने को मिलती है कि हाँ इसकी इससे शादी हो रही। तो यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि एक ही तरह के सेम ऑर्गेनिज्म यहाँ पर है, सेम स्पीसीज के। देखो, स्पीसीज एक ही है, तो प्रजाति तो एक ही है ना, ह्यूमन बीइंग की हम है। ठीक है, अब स्पीसीज तो सेम है। ठीक, तो उनकी ग्रुप को, एक ही स्पीसीज का अगर ग्रुप हो, ऐसा ग्रुप जो कि इंटरब्रीड कर सके, अभी शादी होगी तो उनके बच्चे भी होंगे ना भाई, तो ऐसा एक ग्रुप, या फिर आप बोल रहे हो ऐसी एक स्पीसीज जिसका कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप जो कि इंटरब्रीड भी कर सके, वो है पॉपुलेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कम्युनिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इरेज कर देता हूँ इसको, देना बनता। तो व्हाट इज कम्युनिटीज? डिफरेंट पॉपुलेशन कंबाइंड टू फॉर्म कम्युनिटीज। अब जो पॉपुलेशन मैंने आपको बताई, पॉपुलेशन मैंने आपको क्या बताई, ये एक स्पीसीज है कोई पर्टिकुलर, उसका कोई एक ग्रुप है, और वो ग्रुप ऐसा है जो कि इंटरब्रीड भी कर सके। ठीक है, तो ये हो गया अपना पॉपुलेशन। नाउ अगर पॉपुलेशन को कंबाइन कर दूंगा, अलग अलग तरह की पॉपुलेशन, मतलब एक पॉपुलेशन ए वाली है, एक पॉपुलेशन बी वाली है, तो इन सबका कॉम्बिनेशन क्या होगा? कम्युनिटी। तो कम्युनिटीज क्या हो गई? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉपुलेशन। आप बोल लो डिफरेंट पॉपुलेशन कंबाइन टू फॉर्म कम्युनिटी। ऑर्गेनिज्म हो गया, पॉपुलेशन हो गया, कम्युनिटी। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज बायोम। व्हाट इज बायोम? बायोम क्या होता है? बायोम लार्ज यूनिट ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन स्पेसिफिक क्लाइमेट। एक लार्ज यूनिट है, या तो फ्लोरा की हो गई या फौना की। तो फ्लोरा क्या होता है? प्लांट, एक इंडिविजुअल जगह के प्लांट। देखो, फ्लोरा में हम प्लांट की स्टडी करेंगे, और फौना जो है ये वर्ड रिलेटेड है एनिमल्स। ओके, नाउ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बता रखा है, तो आप सभी जानते हो कि आप किससे बने हो। देखो ध्यान से सुनो, सबसे पहले हम कुछ भी नहीं थे, एक एटम थे। ठीक है, एक एटम थे। आपने पढ़ी होगी ना बिग बैंग थ्योरी, इवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा जब, तो इवोल्यूशन में बिग बैंग थ्योरी थी, वहां पे बताया गया था कि लाइफ जो है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है।
और हम एटम मॉलिक्यूल इन सबसे बने हैं, अर्थ कैसे बनी है, वो सब बिग बैंग थ्योरी में बता रखा है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या थे, एक एटम थे। एटम के बाद हमने जितने भी एटम थे वो सारे कंबाइंड हुए इस तरह से, और कंबाइंड होने के बाद उन्होंने बनाया मॉलिक्यूल। ओके, और ये सारे मॉलिक्यूल जो है कंबाइंड हुए, कंबाइंड होके इन्होंने बनाया ऑर्गेनल। क्या बनाया? ऑर्गेनल। तो सबसे पहले क्या था, एक एटम था। ओके, एटम ने मिलकर, ऐसा 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 एटम मिलकर क्या बने, मॉलिक्यूल, या फिर आप बोल लो कंपाउंड। ओके, बाद में ये आगे कन्वर्ट हुए ऑर्गेनल में, कन्वर्ट हुए ऑर्गेनल। ऑर्गेनल जो है सेल में कन्वर्ट हुए। हम सब सेल के बने हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ आवर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सो सेल से तो आपको पता ही होगा कि सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, देन फाइनली ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ओके, तो ये आपको ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन था। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे मेजर बायोम्स इन। व्हाट इज बायोम? बायोम इट इज अ लार्ज यूनिट ऑफ फ्लोरा एंड फॉना। तो देखो, मेजर बायोम आपको बता रखे हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, TRF, एक बहुत ही जन्नत जगह है, ठीक है, बहुत सही जगह है। सेकंड है डेसिडुअस फॉरेस्ट बायोम। थर्ड है डेजर्ट बायोम। फोर्थ है सी कोस्ट बायोम। मतलब यहाँ पे किसी भी प्लांट की, पर्टिकुलर प्लांट या पर्टिकुलर एनिमल की बात करो तो वो बायोम होता है। यहाँ पे आपको बता रखा कुछ एग्जांपल, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम, डेसिडुअस बायोम, सी कोस्ट बायोम। ओके, तो ये सब आपको बता रखा है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बता रखा है मेजर एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर के बारे में आपको बात कर रखी है। एबायोटिक ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, दो तरह के फैक्टर होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। जो बायोटिक होते हैं वो लिविंग फैक्टर होते हैं, जो एबायोटिक होते हैं वो नॉन लिविंग। ओके, नाउ मेजर एबायोटिक फैक्टर में आपको सबसे पहले दे रखा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है मेजर एबायोटिक फैक्टर है। एबायोटिक में भी सबसे ज्यादा कौन है? टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है मेजर है। मेजर मतलब ज्यादा काम आने वाला। ओके, तो टेम्परेचर इज द मेजर एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, दैट अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द एनवायरनमेंट, जो कि ऑर्गेनिज्म को भी अफेक्ट करता है और एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करता है। देखो कैसे, ये हमारा सन। ओके, सन से आ रही है सनलाइट, और ये मैं खड़ा हूँ यहाँ पे ह्यूमन बींग, और यहाँ पे लग रहा है प्लांट। ठीक है, ये हमारा एनवायरनमेंट। तो जो ये सनलाइट आ रही है ये सबको अफेक्ट करेगी। बाहर अगर एनवायरनमेंट पे आ रही है तो फोटोसिंथेसिस कराएगी। ठीक है, और भी तरह तरह के काम करेगी। और अगर ह्यूमन पे आ रही है तो विटामिन डी बनाएगी। मतलब टेम्परेचर तो मोस्ट इंपोर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है हमारा। ठीक है, नाउ बात करें, एवरेज टेम्परेचर डिक्रीजेस एज वी मूव द इक्वेटर टुवर्ड द पोल। देखो, टेम्परेचर जो है कम होता जाएगा जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे। इस तरह से आप देखो, ये बीच में आपका इक्वेटर है। जब हम पोलर रीजन पे जाएंगे तो इक्वेटर पे तो टेम्परेचर ज्यादा होता है, पर ठंडी जगह पे जाते जाएंगे तो पोल टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया आपको इस लाइन में कि हम जब इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा। नेक्स्ट लाइन लिखिए, इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल इन पोलर एरियाज, हाई एल्टीट्यूड मोर देन 500 डिग्री सेल्सियस, इन ट्रॉपिकल डेजर्ट इन समर। तो देखो, अगर हाई एल्टीट्यूड की बात करूं तो हमें 5000 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा ट्रॉपिकल डेजर्ट में वो होता है अपना टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अफेक्ट द फिजियोलॉजिकल ऑफ बॉडी, इट अफेक्ट एंजाइम, काइनेटिक्स एंड देयरफॉर बेसल मेटाबॉलिक रेट। जो टेम्परेचर होता है वो हमारी बॉडी में, जैसे मान लो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37, वो है जब तक ठीक है, बढ़ गया, बुखार में बढ़ जाता है ना बॉडी टेम्परेचर, बढ़ गया तो क्या होता है, बढ़ने पर हमारे जो बॉडी के एंजाइम है वो काम करना बंद कर देते हैं, वो काम करना खराब हो जाता है उनमें। ठीक है, और अगर एंजाइम ने काम करना बंद कर दिया तो बेसल मेटाबॉलिक रेट में दिक्कत आ जाती है, BMR में। सब ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब देखो कुछ यहाँ पे कहानी सुनना है। जैसे मैं मान लो बाहर गया और बाहर जाके, मतलब गर्मी के दिन थे और मैं बाहर घूमने गया। तो जैसे ही मैं बाहर घूमने गया वहां पे क्या हुआ, सनलाइट मेरे ऊपर पड़ी। जैसे सनलाइट मेरे ऊपर आई तो मुझे पसीना आना शुरू। ठीक है,
अब जैसे ही मुझे पसीना आना शुरू हुआ, मेरी बॉडी अपने आप ठंडी। तो ऐसा क्यों कि मुझे गर्मी में पसीना आया? देखो ध्यान से सुनना, जैसे ही मैं बाहर धूप में जाऊंगा तो बॉडी क्या करेगी मेरी, मतलब मेरी बॉडी का टेम्परेचर तो फिक्स है 37 डिग्री सेल्सियस, और बाहर तो 50 डिग्री की धूप पड़ रही है। तो मेरी बॉडी क्या करेगी, मेरी बॉडी पसीना निकालना शुरू कर देगी, ताकि जो मेरा बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, 37 ही रहे, बढ़ेगा नहीं। ठीक है। तो इस कारण जो है हमारा बॉडी जो है बहुत स्वेट रिलीज करता है पसीना। वहीं अगर मैं ठंड की बात करूँ, मैं गया बाहर और बाहर है 0 डिग्री, मेरी बॉडी का टेम्परेचर तो ऑब्वियसली 37 है। तो इस दौरान क्या होगा कि मैं दूजूंगा, बाहर जाऊंगा ठंड में, ऐसे ऐसे शिवरिंग करूंगा, और शिवरिंग करके क्या करूंगा, जो चार्ज है वो जनरेट करूंगा अपनी बॉडी में, और उससे हीट रिलीज होगी मेरी बॉडी में, और उससे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन। तो गर्मी में तो पसीना निकलेगा और ठंडी में शिवरिंग होगी, दूसरे बॉडी। ठीक है। तो कुछ ऐसे एनिमल्स है जो कि ये सब कर लेते हैं, वो तो हम हो गए इस तीनों जो कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर ले। क्रोकोडाइल भी कर लेता है, पाइथन, पेंगुइन ये भी कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं। ठीक है। हमें स्टीनोथर्मल ऐसे एनिमल जो कि, एक सेकेंड, नहीं, हम है एक्चुअल में यूरीथर्मल, यहाँ पे उल्टा दे रखा है। स्टीनोथर्मल वो होते हैं जो कि टेम्परेचर को सहन ना कर सके, और जो मैंने अपना एग्जांपल दिया कि हम कर लेते हैं, तो हाँ जी हमें यूरीथर्मल, क्या है हम, यूरीथर्मल। यूरीथर्मल है मतलब हम जो है हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं, और कुछ होते हैं स्टीनोथर्मल। ठीक है, ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको डेजर्ट लिजार्ड का, तो ध्यान से सुन। डेजर्ट लिजार्ड, डीएल कर दिया मैंने। अब जैसे सनलाइट में है, तो डेजर्ट लिजार्ड को क्या लगी, सनलाइट लगी। तो डेजर्ट लिजार्ड क्या हुआ, अपना इसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा डेजर्ट लिजार्ड का। ठीक है, इसको गर्मी लगने लगी, तो ये क्या होगा, जमीन के नीचे वापस छुपना चल, जमीन के नीचे ठंडक। अब जैसे जैसे इसको ठंड लगेगी, तो ये वापस बाहर आएगी, टेम्परेचर लेगी, वापस अंदर चल जाएगी। इस हिसाब से, इस हिसाब से चलती रहेगी। ठीक है। तो जैसे ये चलती रहेगी, जैसे इसका बॉडी का टेम्परेचर कम हुआ तो ये बाहर आ जाएगी, और ज्यादा हो गया बाहर तो ये अंदर चल जाएगी। तो ये क्या कर सकती है, मेंटेन नहीं कर सकती बॉडी टेम्परेचर, इसलिए ये स्टीनोथर्मल। जो मेंटेन कर ले हमारी तरह वो तो यूरिथर्मल। चलो, तो ये टेम्परेचर की बात हुई, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, तो बहुत ही ज्यादा। सेकंड, वाटर। Water is another important abiotic factor to life originated in water. Some part of such as desert have limited supply of water. So only organisms that have special adaptation can survive. The productivity and distribution of plants is also heavy dependent on water. For aquatic organisms, pH and composition of water is very important. Some organisms can tolerate wide range of salinity or urea. देखो, वाटर, पानी तो जीवन है, आपने देखा होगा जल ही जीवन है, ऐसा कई जगह लिखा भी हुआ है, कई गाँवों में लिखा भी होता है, लिखते भी है। तो वाटर इज अनदर important abiotic factor to life originated in water. Some part, yeah, such as desert have limited supply of water. पर रेगिस्तान में तो पानी रहता ही नहीं। तो वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं रेगिस्तान के, जैसे ऊंट हो गया, कैमल हो गया। अभी कैमल क्या करता है, वाटर स्टोर करके रखता है, क्योंकि इसको पता है कि वाटर तो मिलेगा नहीं, तो इसकी बॉडी में वाटर स्टोरेज का भी कंसर्न होता है, तो ये वाटर को स्टोर करके रखता है। ठीक है। तो डेजर्ट के जो ऑर्गेनिज्म है, उन्होंने वहां की तरह से उनको अडेप्ट कर लिया। द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज आल्सो हेवीली वाटर डिपेंडेंट। आपने देखा होगा जहाँ बारिश तो वहाँ पेड़ ही पेड़, और जहाँ बिल्कुल बारिश और धूप नहीं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं। ठीक है, रेगिस्तान हो गया वो। तो बिल्कुल दोनों मेन इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करते हैं। तो आप बोलोगे सर पानी अगर जरूरी है, तो पानी वाले प्लांट के लिए तो मजे हो गए कि वो तो ग्रो कर लेंगे। तो जो पानी वाले प्लांट होते हैं ना, सबमर्ज प्लांट या मर्ज प्लांट, तो इनमें क्या होता है, पीएच लेवल मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। पानी में भी पीएच लेवल, पानी का पीएच भी मेंटेन करना जरूरी है। किसी रीजन से पानी का पीएच मेंटेन ना हुआ, खराब हो गया, तो फिर ठीक है। तो अब इसमें भी एक कंसेप्ट है, जैसे यूरिया लाइन और स्टीनो लाइन का। जो सैलिनिटी टॉलरेट कर दे वो तो हो गया यूरिया लाइन। जो सैलिनिटी टॉलरेट ना कर सके वो स्टीनो लाइन। ठीक है। Many freshwater animal cannot live for long in sea water and vice versa is adapted to responsive। देखो ऐसा है कि फ्रेश वाटर वाला ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में रहेगा और सॉल्टी वाटर वाला
ऑर्गेनिज्म सॉल्टी वाटर में ही रहेगा। ठीक है, तो ये टेम्परेचर वाटर हुआ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है। तो देखो इस डायग्राम में आपको डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, वेट अ मिनट। यहाँ पे आपको दे रखा है एयर, ठीक है, विंड, गैसेस, लाइट, टेम्परेचर एंड वाटर। ये डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर है जो कि हमारे एनवायरमेंट को एज वेल एज ऑर्गेनिज्म को दोनों को ही अफेक्ट करते हैं। एनवायरमेंट को भी करते हैं और ऑर्गेनिज्म को भी अफेक्ट करते हैं, दोनों को ही अफेक्ट करते हैं। सोइल भी एक एबायोटिक फैक्टर है। ओके, तो सोइल हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गई, गैसेस हो गई, विंड हो गया, एयर हो गया, इट्स ऑल आर एबायोटिक फैक्टर, इट इज एसेंशियल। ओके, नाउ लाइट की बात करें, लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड इज अनदर इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर। द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी वेल अंडरस्टूड इन ऑटोट्रोफ। देखो भैया, जो फोटोसिंथेसिस है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो प्लांट फूड नहीं बनाएगा, और प्लांट फूड नहीं बनाएगा तो हम कुछ खाएंगे क्या, खाने को बचा ही नहीं हमारे पास। तो फोटोसिंथेसिस इट इज अ नेसेसरी स्टेप। ठीक है, लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, इट इज वन ऑफ द मेजर एबायोटिक इंपॉर्टेंट फैक्टर। द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस वेल अंडरस्टूड बाय ऑटोट्रोफ। ऑटोट्रोफ्स क्या होता है? ऑटोट्रोफ्स का मतलब होता है खुद का काम खुद करने वाले ऐसे प्लांट जो सनलाइट को लेके खुद ही खाना बना ले, वो होते हैं हेटरोट्रॉफ। खुद का खाना खुद बनाना। हम क्या है, हम खुद का खाना खुद थोड़े ना बनाते। अब कोई ऐसा नहीं बोलेगा सर किचन में कौन बनाता है। अरे किचन वाली बात नहीं चल रही, सनलाइट से लेने वाली बात चल रही। सनलाइट से, सनलाइट लेके क्लोरोफिल वोरोफिल थोड़ी ना तुम्हारे अंदर जो तुम फूड बनाओ। ठीक है, तो हम है हेटेरोट्रॉफ और जो प्लांट है वो है ऑटोट्रॉफ। अब देखो प्लांट में क्या होता है कि कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जो कि सरवाइव कर लेती है लाइट की कंडीशन अगर कम भी हो तो। अगर लो लाइट कंडीशन हो तो भी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सरवाइव कर लेते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जिसको हाई लाइट चाहिए होती है। ठीक है, अब लाइट के लिए तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनीवन इन एनिमल डायurnal and signal variation, light affect their function as light is the cue of the component spectrum is harmful organism while not all the color components of the spectrum। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला है कि सनलाइट जो है, और समझो आप एक बार देखो, तो जो ये सनलाइट है, सनलाइट का सोर्स क्या है? सन है, यहाँ से सनलाइट आ रही है, सन है। तो ये प्लांट के लिए उतना ही जरूरी है जितना एनिमल के लिए। एनिमल भी कुछ सीजनल ब्रीडर्स होते हैं ना, तो उनके लिए भी सनलाइट उतनी ही जरूरी होती है जितनी प्लांट के लिए। प्लांट तो अपना फूड खुद बनाता है। देखो, और सोइल जो है, सोइल इज अनदर इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर दैट अफेक्ट ऑर्गेनिज्म। सोइल भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि ऑर्गेनिज्म को भी अफेक्ट करेगा और पॉपुलेशन को भी अफेक्ट करेगा। द नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सोइल आर डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट। जो नेचर है और प्रॉपर्टी है सोइल की, वो क्लाइमेट पे डिपेंड। ठीक है, जैसा अच्छा क्लाइमेट तो अच्छी सोइल, बेकार क्लाइमेट एकदम गंदा सा क्लाइमेट तो सोइल। द वेदरिंग प्रोसेस और whether soil is transported or sedimentary and how soil development occurs। Apart from this, इन सभी को मैं हटा के देखूं, other parameters such as pH, mineral composition, topography determine the vegetation in any area। पहले हम वेजिटेशन करेंगे तो पीएच चेक करेंगे, सोइल का पीएच क्या है, सोइल में मिनरल है कि नहीं। ठीक है, उसकी टोपोग्राफी करेंगे, तो ये सब हम करने के बाद ही डिसाइड कर सकते हैं। दिस इन टर्न डिटेक्ट्स द टाइप ऑफ एनिमल दैट कैन बी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। तो देखो अभी जो मैंने आपको वो एग्जांपल बताया था कि मैं जा रहा हूँ धूप में, मेरे को पसंद, तो वो सब किसका एग्जांपल थे? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होती है? हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रखना, वही होम्योस्टेसिस है, और उसके एग्जांपल है ये। ठीक है, कुछ होते हैं रेगुलेटर। रेगुलेटर मैंने आपको बोला ना कि जो 37 डिग्री रखे हमारा बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। नाउ सेकंड वन इज, यहाँ पे आपको ग्राफ दे रखा है, देखिए ध्यान से ग्राफ को। तरह का ग्राफ है ये, इधर इंटरनल लेवल है, लेवल। तो यहाँ पे जो ग्राफ है इसमें आपको बता रखा है तीन लोग। तो होते हैं कन्फर्मर। कन्फर्मर क्या होते हैं? जो कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो भी अपना अपना टेम्परेचर बढ़ाएंगे।
जैसे डेजर्ट लिजार्ड की मैंने बात करी थी, अगर वो सूरज में आके बैठेगी तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसको कम करने के लिए वापस जमीन के अंदर जाना पड़ेगा, उसके बिल में जाना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये कन्फर्मर है जो कि बढ़ते के साथ बढ़ जाते हैं, घटते के साथ घट जाते हैं, मतलब ये मेंटेन करके नहीं रख सकते, ये कन्फर्मर है। ठीक है, अपन क्या है, अपन रेगुलेटर है, अपन मेंटेन करके रख सकते हैं। बाहर जाऊंगा तो पसीना आ जाएगा गर्मी से, ठंड में जाऊंगा तो धूप के कंपेयर कर लूंगा, अपन है रेगुलेटर। ठीक है, पर एक लिमिट तक रेगुलेटर है, ऐसा है नहीं कि बाहर गए मस्त 0 डिग्री है और मैं कुछ भी नहीं पहन के जा रहा हूँ, मस्त अपने शॉर्ट्स में घूम रहा हूँ, तो मेरी बॉडी भी कितना बेचारी टेम्परेचर मेंटेन। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी होते हैं पार्शियल रेगुलेटर, ये पार्शियल का भी ग्राफ दे रखा है, तो कन्फर्मर तो ऐसे पढ़ेंगे, रेगुलेटर ऐसे और पार्शियल रेगुलेटर। ठीक है, नाउ कन्फर्मर आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि रेगुलेटर नाम से पता लग रहा है रेगुलेट करने वाले, कन्फर्मर जो रेगुलेट ना कर सके, देयर इज एडवांटेज ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, वही सब लिखा हुआ है, बाकी आप देख लें। नाउ पार्शियल रेगुलेटर, those species that have evolved the ability to regulate but only a limited time। ठीक है, मैंने वही बोला कि ऐसी स्पीसीज, ऐसी प्रजाति जो रेगुलेट तो कर ले पर एक लिमिटेड रेंज तक। अब मैं -50 डिग्री में तुम्हें खड़ा कर दूं और तुमसे बोलूं कि लव दूध के अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके दिखाओ, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो वो सब एग्जांपल यहाँ पे देने हैं आपको, ये भी देना है स्लीप एस्टिवेशन, समझ ली। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, एडेप्टेशन। तो देखो जो एडेप्टेशन का मीनिंग है वो ध्यान से सुनना, आप एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपके घर में मच्छर होंगे, सभी के घर में मच्छर, ठीक है, मॉस्किटो। अभी मॉस्किटो बाइट करते हैं, फिर हमें बीमारियां करते हैं, तो हमने बचने के लिए क्या लिया, ऑल आउट लिया। शुरू शुरू में जब ऑल आउट आया था तो अच्छे मच्छर मार रहा था, सारे मॉस्किटो होने लगे। फिर मच्छरों ने देखा कि यार ये तो हमें मार रहा है, तो ये अपने आप को अडेप्ट करने लग गए। अडेप्ट इन द सेंस धीरे धीरे इनको ऑल आउट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो पहले तुम ऑल आउट लगाओ, इन मॉस्किटोज को कोई फर्क पड़ना बंद हो गया। बहुत टाइम बाद, कई टाइम बाद, सालों बाद क्या हुआ कि मॉस्किटो ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया। अडेप्ट का सिंपली मीनिंग है ढाल लिया अपने आप को उस इन्वायरमेंट, उस बिहेवियर में, उस हैबिटाट में, मच्छरों ने अपने आप को ढाल लिया। तो ऑल आउट कंपनी ने क्या करा, फिर उन्होंने एक्टिव मोड निकाला, होता है नाइट मोड, एक्टिव मोड। ये क्यों निकाला, ये स्ट्रॉन्ग मोड होते हैं ताकि मच्छर इनसे मर जाए। ठीक है, तो मॉस्किटो भी अडॉप्ट कर रहे हैं खुद को। और मैं एग्जांपल दूं, बिल्कुल कॉमन सा एग्जांपल, जब आप घर पे रहते हो तो आपको बहुत अच्छा खाने खाने को मिलता है, ठीक है, पर जब आप हॉस्टल वगैरह आ जाते हो तो फिर आप एडेप्टेशन कर लेते हो कि हाँ पराठा बना लिया, अचार से खा लिया, वही है, दैट्स इट। घर पे तो आपको पहले 56 भोग मिल जाता, तो ये एडेप्टेशन है। पहले घर पे अपन मतलब 6-7 लीटर पानी पी जाते थे, और यहाँ पर अभी अपन 500 ml भी पानी नहीं पी पा रहे एक दिन में, या 1 लीटर। तो अपनी बॉडी को फिर आदत हो जाएगी धीरे धीरे कि हाँ चलो 1 लीटर ही आ रहा है, अब 1 लीटर ही आता रहेगा, तो बॉडी अपने आप को एडेप्ट कर लेगी। तो एडेप्टेशन क्या है, जहाँ रह रहे हो, जो एनवायरमेंट में रह रहे हो, उसी तरह खुद को ढाल लेना। इंग्लिश में देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, adaptation is defined as any attribute of an organism that enable the organism to survive and reproduce its habitat। यहाँ पे देखो, enable the organism to survive and reproduce in habitat। habitat मतलब जहाँ वो है वहीं। adaptation is genetically fixed। adaptation जो है fixed है। organism adapt themselves according to the environment। for example desert plant is thick। अब आपने एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ डेजर्ट प्लांट का। तो जैसे मान लो, ये रेगिस्तान है, ठीक है, अब इस रेगिस्तान में जो पौधा है, यहाँ पे मैं, अब इसकी जो लीव्स है पौधे की, ये जो पौधे की लीफ है, ठीक, पौधे की क्या है ये, वेट अ सेकंड, तो ये क्या हुई, पौधे की लीफ होगी। अब यहाँ पे बोला है कि जो डेजर्ट प्लांट है उसमें जो पौधा मिलता है उसकी जो लीफ है वो काफी ज्यादा थिक होती है, एक मोटी होती है। देखो यहाँ पे लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। Organisms develop themselves according to environment। For example, desert plant have thick cuticle and sunken stomata to minimize the transpiration।
थिक क्यूटिकल है, लीफ पे जो है थिक क्यूटिकल, क्यूटिकल की लेयर है वो भी मोटी है। और यहाँ पे सनकन स्टोमेटा है, ओके, सनकन स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो अब ऐसा क्यों है कि डेजर्ट के प्लांट में थिक क्यूटिकल है, या नॉर्मल प्लांट में तो थिक क्यूटिकल है ही नहीं। तो डेजर्ट के प्लांट में थिक क्यूटिकल इसलिए है क्योंकि जैसे मान लो ये सनलाइट है, ठीक है, हाथ मेरा सनलाइट, लाइट्स आ रही है यहाँ से, और ये दूसरा हाथ क्या है मेरा प्लांट। अब ये सनलाइट इतनी ज्यादा आ रही है, आए जा रही है, और रेगिस्तान में तो गर्मी 50-60 डिग्री तो मिनिमम से मिनिमम, ठीक है, तो इस तरह से धूप आए जा रही है। तो अब ये प्लांट जो है बेचारा, अगर पत्ती गीली भी होगी, गीली होने का तो फिर सवाल ही नहीं होता, गलती से गीली होगी थोड़ी बहुत तो वो भी पानी जो है सारा एवापोरेट हो जाएगा। तो ये पानी जो है एवापोरेट ना हो, जो कि प्लांट में पहले से प्रेजेंट है या बिल्कुल कम अमाउंट में प्रेजेंट रह गया है, तो उसके लिए जो क्यूटिकल है वो थिक रहती है। क्योंकि रेगिस्तान में जो पत्तियां होती है उनके क्यूटिकल थिक इसलिए रहते हैं क्योंकि सनलाइट से पानी जो है भाप बन के उड़ ना जाए, और इस भाप बन के उड़ने को, पानी का भाप बन के उड़ने को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से बचने के लिए जो डेजर्ट प्लांट है वहां पर क्यूटिकल थिक। आगे लिखा है दे photosynthesis using chem pathway. Some plants such as Opuntia have reduces leaf to spine. Physiological adaptation is also present in living organisms. For example, some people exhibit altitude. देखो altitude sickness का एग्जांपल बताता हूँ। मैं यहाँ भाग रहा हूँ नॉर्मल ग्राउंड में, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो अब मान लो कि मैं चला गया ऊपर पहाड़ों पे, और पहाड़ों पे ऐसे हाइकिंग करते हुए मैं ऊपर जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। तो ऊपर जाते जाते क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है, और जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जाऊंगा ऑक्सीजन का लेवल कम, तो मेरी बॉडी में ऑक्सीजन आना कम। और जब मेरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी तो मैं क्या करूंगा, तेज तेज सांस लूंगा, ऐसे तेज तेज सांस लूंगा, ठीक है। साथ ही साथ मेरी बॉडी में आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि आरबीसी ही ऑक्सीजन को कैरी करती है, और ऑक्सीजन कम आ रही है तो आरबीसी ज्यादा हो जाएगी, कि जितनी आ रही है फटाफट ले लेके छोड़ो दूसरी सेल्स तक, ठीक है। तो ये अल्टीट्यूड सिकनेस का एग्जांपल। तो हमें वहां पर क्या देखने को मिलता है, थकान देखने को मिलती है, ठीक है, उल्टी जैसा लगता है, और अगर आप तेज भागोगे तो आपका दिल भी धक 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 धक, तो क्या बोलोगे, हार्ट पैल्पिटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम दे एक्यूमुलाइज अकॉर्डिंग टू देयर प्रीवियस कंडीशन। पर अगर कुछ देर में रुक जाऊं, ऐसे 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 अगर मैं रुक जाऊं, तो मैं जो है वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाऊंगा एक टाइम। The body also compensate producing more red blood cell। देखो मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे जो है रेड ब्लड सेल जो है, the body also compensate by producing more red blood cell। फटाफट फटाफट रेड ब्लड सेल बनेगी, और जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कैपेसिटी है ना वो कम हो जाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन से कम बाइंड होगा, मतलब कम, एक तरह से आप बोलो कि कम फोर्स से बाइंड होगा, तो जल्दी रिलीज हो जाएगा, तो बाइंडिंग एफिनिटी भी कम हो जाएगी इन दोनों की, ताकि ऑक्सीजन जल्दी जल्दी रिलीज हो, और ब्रीथिंग रेट भी आप बढ़ा लोगे। तो ये सब एनवायरनमेंट से आप देखने को मिल जाएगा, तो ये एडेप्टेशन। नाउ नेक्स्ट इज पॉपुलेशन। ये इतना काम का नहीं है, आप छोड़ सकते हो पॉपुलेशन, डेथ रेट वगैरह, ठीक है, एक बार रीड आउट कर लेना, ज्यादा कुछ इसमें बताने लायक है नहीं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर रहे हैं। अब नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पॉपुलेशन इंटरैक्शन। तो देखो पॉपुलेशन इंटरैक्शन जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नीट में क्वेश्चन बनता ही बनता है, और एक नहीं दो दो क्वेश्चन बन जाते हैं इस टॉपिक से, बोर्ड्स में भी बनेगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है, तो ध्यान से सुनना है। तो देखो पॉपुलेशन इंटरैक्शन होता क्या है, देयर आर टू मेन इंटरैक्शन, एक होता है इंटर स्पेसिफिक, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक, ओके। इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन अकर बिटवीन द सेम स्पीशीज, मतलब देखो यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि दो तरह इंटरैक्शन, पर वापस लिखते हैं इसको कट करके, वेट अ मिनट, दो तरह से इंटरैक्शन होता है, दो तरह से इंटरेक्शन, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक, इंट्रा, एक होता है इंटर, विच वन, इंटर, ओके।
So there are two type of interaction. One is interspecific interaction and another one is intraspecific interaction. In intraspecific interaction between the same species, ये जो है between same species. Intra मतलब same, okay, same species. Inter मतलब different species. देखो, whereas interspecific interaction occur between the two different species. तो intra मतलब तो same species के बीच में और interspecies मतलब दो different species के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन दे रखा है जो कि काफी ज्यादा है। देखो, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन में है पहला न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म मतलब न्यूट्रल, नाम से पता लग रहा, न्यूट्रल, न्यूट्रलिज्म मतलब किसी को कोई फायदा नहीं है। स्पीसीज ए का भी जीरो दे रखा है, बी का भी जीरो दे रखा है, मतलब किसी को कोई फायदा नहीं, दोनों न्यूट्रल है, नुकसान भी नहीं, फायदा भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई मतलब भी नहीं, न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रलिज्म। ओके, नाउ पहला क्लियर हो गया न्यूट्रलिज्म। दूसरा है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना, म्यूचुअलिज्म का पूरा नाम होता है ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म क्या होता है, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है साथ जिएंगे साथ मरेंगे। अब आप बोलोगे सर ये कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली क्लासेस चल रही है, हाँ जो आप बोल रहे हो साथ जिएंगे साथ मरेंगे। तो देखो ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, घर में उद्दी लगती है, उद्दी का मतलब टर्माइट्स। जैसे लकड़ी होती है हमारे घर में, जो लकड़ी पड़ी, जैसे वुड है, लकड़ी पड़ी हुई है, इस पे उद्दी लग जाती है, दीमक, उद्दी, दीमक, टर्माइट्स, जो भी आप बोलते हो, इस तरह से लग जाती है और ये लकड़ी जो है खोखली हो जाती है, ये खोखली कर देती है, जो टर्माइट्स होते हैं ना, इस तरह से लकड़ी, ठीक है। तो अब ये टर्माइट जो है सेलुलोज खा रही है, कितनी बड़ी बात है, क्योंकि प्लांट से मिली हमें लकड़ी, और लकड़ी सेलुलोज की बनी है। अब लकड़ी को कौन खा गया, टर्माइट, इतनी बड़ी बात है कि ये सेलुलोज खा लेता है, ठीक है। अब टर्माइट के पेट में क्या गया, सेलुलोज गया। ध्यान से सुनना, कहानी कहानी में ट्विस्ट आए। अब आप बोलोगे सर अभी तो आप ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म बता रहे थे, जहाँ पे हमें देखना था कि दो स्पीसीज के बीच में फायदा होता है, अब तो पता नहीं क्या ही बताने लग गए। घर में लकड़ी, लकड़ी में टर्माइट्स, उद्दी, ठीक है, और उसके बाद फिर वो उद्दी लकड़ी को खा रही है, टर्माइट जो है लकड़ी को खा रहा है, टर्माइट्स के अंदर क्या आ गया, सेलुलोज आ गया, क्योंकि उसने लकड़ी को खा लिया। अब टर्माइट्स के स्टमक में एक बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया क्या करता है, इस सेलुलोज का डाइजेशन। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं इस स्टमक में से बैक्टीरिया हटा दूं, टर्माइट्स का जो स्टमक है उसमें से बैक्टीरिया हटा दूं, तो उसका सेलुलोज डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा, ये मर जाएगा। कौन, टर्माइट। और अगर टर्माइट सेलुलोज नहीं खाएगा तो अंदर का बैक्टीरिया मर जाएगा, क्योंकि वो डाइजेस्ट किसको करेगा फिर। तो ये दोनों एक दूसरे से ऑब्लिगेट है, मतलब टर्माइट जो सेलुलोज खा रहा है उससे बैक्टीरिया को फायदा है, और उससे उसका पेट भी भरा रहा, और बैक्टीरिया इसके बदले में क्या दे रहा है, उसको सेलुलोज तोड़ के दे रहा है। और अगर इनमें से एक भी अलग हुआ, मान लो बैक्टीरिया हटा दिया, तो सेलुलोज रह जाएगा, मर जाएगा टर्माइट। टर्माइट का सेलुलोज ही हटा दिया तो बैक्टीरिया मर जाएगा अंदर, ठीक है। तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दोनों को फायदा, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, दोनों को फायदा होता है इसमें, ठीक है। तो फायदे को हम प्लस के साइन से दिखाएंगे, तो न्यूट्रलिज्म में दोनों जीरो, म्यूचुअलिज्म में दोनों पॉजिटिव। नाउ थर्ड कंडीशन इज कमेंसलिज्म। तो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म, देखो मान लो ये बड़ा सा पेड़ है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बड़ा सा पेड़, यहाँ से सनलाइट आ रही है, ठीक है। अब आपने लिन्नास देखे होंगे, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि इस तरह से कुछ बेल्स होती है ना, बेलें, बेलें बोलते हैं, इस तरह से ऐसे घूम के पेड़ की चारों तरफ घूम के ऊपर आ जाती है। तो ये क्यों आती है, जैसे मान लो ये पेड़ है, और भी मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ये पेड़ है, अब यहाँ पे कुछ बेल्स होती है, वो ऐसे 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 पेड़ के ऊपर घूम के ऐसे आ जाती है सनलाइट के पास, क्योंकि ये फोटोट्रॉपिक होती है, लाइट की तरफ भागती है, ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो लताएं हैं, जो ये बेल वगैरह है, ये ऊपर आके सनलाइट ले रही है, तो इनको तो फायदा है। क्या पेड़ को कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो कमेंसलिज्म ऐसा होता है जिसमें एक स्पीसीज का फायदा होता है,
सत्ता वाले को फायदा हो रहा था, और दूसरी स्पीसीज न्यूट्रल रहती है, उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्लांट को कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, तो कमेंसलिज्म में एक को फायदा होता है और एक को कुछ भी नहीं। ठीक है, तो पहला हो गया न्यूट्रलिज्म, दूसरा हो गया म्यूचुअलिज्म, तीसरा हो गया कमेंसलिज्म, फोर्थ है कॉम्पिटिशन। ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल देता हूँ कॉम्पिटिशन का, बहुत बेस्ट। ध्यान से सुनना, देखो जैसे मान लो यहाँ पे एक पेड़ है और यहाँ पे एक हिरण खड़ा है। ठीक है, एक हिरण खड़ा है और इधर आगे शेर, एक शेर आया है यहाँ पे इस हिरण को खाने, और इधर से आए हैं दो टाइगर, या मान लो दो एलिफेंट आए हिरण को खाने, मारने खाने जो भी है। ठीक है, तो एक तरफ लायन खड़ा है बब्बर शेर, और एक तरफ टाइगर्स खड़े हैं, लायन टाइगर, बीच में क्या है, बीच में है हिरण। तो लायन भी खाना चाहता है, टाइगर भी खाना चाहता है, क्या करें, लायन को जानते हैं टाइगर, दोनों लायन और टाइगर एक दूसरे को घूर रहे हैं। ठीक है, सोच रहे हैं कि मैं अटैक करूं, मैं अटैक करूं, पर इसी बीच क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे को देख के चले जाते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं हिरण को खाने गया तो पॉकेट में पानी हो जाएंगे, हमें लड़ना पड़ जाएगा। तो टाइगर भी पीछे और लायन भी पीछे। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, दोनों का नुकसान हुआ, लायन का भी टाइगर का भी। ठीक है, हिरण बच गया। तो ये दोनों स्पीसीज का नुकसान हो गया, लायन टाइगर का। क्यों? क्योंकि वो कंपटीशन कर रहे थे आपस में, तो कंपटीशन में दोनों को नुकसान हो। देखो ये रहा कंपटीशन, दोनों को माइनस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। समझ में आ रहा है ना, न्यूट्रलिज्म, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म। नाउ नेक्स्ट इज एमेंसलिज्म। ये आपको पूछा था नीट में, क्या बोला था कि एमेंसलिज्म क्या काम आता है, आंसर रखो, सुनना अच्छे से। एलिज्म, ठीक है, स्पेलिंग। अब एमेंसलिज्म जो है यूज टू ऑब्टेन एंटीबायोटिक। ओके, तो एमेंसलिज्म इज यूज टू ऑब्टेन एंटीबायोटिक। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रेडेशन। प्रेडेशन होता है मार के खाने वाला। ठीक है, मार के कैसे खाते हैं, अभी जैसे लायन है, उसको हिरण को मारना है, तो ऐसे मार के खा देगा, तो हिरण तो मर गया, शहीद हो गया, तो हिरण पे नेगेटिव, एक स्पीसीज को खाना मिल गया, मतलब पॉजिटिव। तो प्रीडेशन में क्या होगा, एक पॉजिटिव और एक को नेगेटिव। ठीक है, प्रीडेशन में यहाँ पे दे रखा है एक को पॉजिटिव, एक को। नाउ पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म का अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूं, तो जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, सिर, ये मेरी हेयर स्टाइल। ओके, अब इसमें जो है जू आ गई है ना, जू। ठीक है, ये पैरासाइट होता है, वन बॉडी, वेट लॉस बोलते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे अब हुआ क्या कि पैरासाइट ने क्या करा, अटैक कर दिया, मतलब हमारे जो सिर में जू होती है तो वो पैरासाइट होती है, हेड लॉस बोलते हैं। तो ये जू क्या करती है, आपके सिर में से, आपके जो सिर है, ये स्केलेटल है, इसमें से खून निकालती है और अपना न्यूट्रिशन लेती है खून में से, बॉडी में से निकालती है, खून निकालती है। तो ये पैरासिटिज्म का क्या मतलब हो गया कि हमारी बॉडी से तो ये ले जा रहा है, क्या ले जा रहा है, ब्लड ले जा रहा है। वेट अ मिनट, वहां पे ठीक है, ये सब है, और सब कुछ है। ठीक है? तो हमारी बॉडी से क्या हो रहा है, हमारी बॉडी से तो ले जा रहा है वो पैरासाइट जो है ब्लड। ओके, तो हमारा तो नेगेटिव साइन आएगा, तो पैरासिटिज्म में क्या होगा, एक को तो नेगेटिव आएगा, वो है हम, और जो दूसरा पैरासाइट है उसको तो फायदा ही फायदा। तो इसी तरह से आपको यही सब देखना है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका प्रेडेशन, कंपटीशन, पैरासिटिज्म। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। प्रेडेशन में क्या होता है, प्रेडेशन मैंने आपको बताया था, मार के खाने वाले लोग। ठीक है, वो प्रेडेटर होते हैं। तो प्रेडेशन में क्या होता है, जैसे एक होती है प्रे स्पीसीज। प्रे स्पीसीज वो होती है जो कि मरने वाली है। ठीक है, और प्रेडेटर जो कि मारने वाला है। तो प्रेडेटर शेर हो गया और प्रे स्पीसीज हमारी हिरण हो गई। इस तरह से मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट है कंपटीशन। कंपटीशन भी मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाया। उससे नेक्स्ट है पैरासिटिज्म, ये भी मैंने आपको एग्जांपल देकर।
ठीक है। पैरासिटिज्म एक बार और सुन लो। पैरासिटिज्म इज एन इंटरैक्शन वेयर वन स्पीसीज इज डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर फूड। फूड के लिए एक से दूसरे पे डिपेंडेंट रहती है। इन दिस रिलेशनशिप वन अमंगस्ट पैरासाइट बेनिफिट अदर ऑर्गेनिजम्स हाउ। ठीक है, हमने बोला कि फूड पे डिपेंड या न्यूट्रिशन पे है, तो उसका एग्जांपल दिया। म्यूचुअलिज्म मैंने समझा दिया, कमेंसलिज्म मैंने समझा दिया। ये आपका चैप्टर एंड हो जाता है। यहाँ पे मैंने आपको सारे टर्म्स क्लियर कर दिए हैं। प्रेडेशन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ये ग्राफ आप देख लेना, थ्योरी आपको पढ़ने के लिए दे रहा हूँ मैं ग्रोथ की। नहीं आया तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। एडेप्टेशन मैंने समझा दिया, कंफर्म समझा दिया, पार्शियल रेगुलेटर समझा दिया, कंफर्म पार्शियल रेगुलेटर, रेस्पॉन्स टू एबाइटिक फैक्टर समझा दिया, सब कुछ। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा। चैप्टर नंबर 13 और पॉपुलेशन। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बायोडाइवर्सिटी, और कंप्लीट करते हैं आपकी क्लास 12 बायोलॉजी। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।